नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ड्राम बॉक्स पर। आज हम शुरू करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को। जी हां दोस्तों, हमारी जो पहली सीरीज थी वो थी आईपीसी को लेकर, इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता को लेकर। अब हम यूपीएसआई के एग्जाम की मूल विधि के सेक्शन में अपनी दूसरी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो दोस्तों, इसमें भी हम, जैसे कि हमने पहले आपको बता चुके हैं, सिर्फ वही मोस्ट इंपोर्टेंट धाराएं बताएंगे, सिखाएंगे, पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मगर उससे पहले एक बात देखिए दोस्तों, अभी रात के 1-1:30 बजे हुए हैं और हम सिर्फ आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, और अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिलता है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फायदा हो रहा है, हमारी दी गई प्रोवाइड कराई गई जानकारी से आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ड्राम बॉक्स को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो है, ये जो हमारा आईपीसी है, उसके अंदर जो दंड दिए गए हैं अपराधों के लिए, तो उन अपराधों का जो दंड है, उन दंडों को देने की एक प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रियाएं किस किस तरह से होंगी, उनका डिटेलाइजेशन इसके अंदर बताया गया है कि भाई उनकी प्रक्रिया किस तरह से चलेगी, कि दंड किसको क्या दिया जाएगा, अगर वो देना है तो कौन देगा, है ना। यानी पुलिस का काम क्या होगा, जज का काम क्या होगा, कौन जज कितनी सजा दे सकता है, ये सारी बातें हमें आईपीसी की जो दंड है उनके बारे में जो प्रोसीजर होगा उन सजाओं को देने का, वो हमें बताया गया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंदर। तो आपसे हो सकता है बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा जाए एग्जाम में कि बताइए सीआरपीसी 1973 की विशेषता क्या है। तो इसकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता क्या है, ये हमें बताता है कि ये न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। यानी जो हमारी न्यायपालिका है, अब न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है, लेकिन उस न्याय को दिया कैसे जाएगा, प्रोसीजर क्या होगा, वो कार्यपालिका डिसाइड करेगी। तो जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता है, ये न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करती है। एक बात। दूसरी बात देखिए, प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। तो ये दो ऐसी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी के अंदर आपसे पूछी जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट धाराएं। तो देखिए, शुरुआत में हमें परिभाषाओं पे ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कौन सी सेक्शन के अंदर कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं। तो जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट जो परिभाषाएं हैं वो हमने यहां पर दी हैं। आगे जो और धाराएं आएंगी उनको हम अगले वीडियो में देंगे। तो देखिए, हमारी पहली धारा है धारा 2A या 2K। देखिए, धारा को ही इंग्लिश में सेक्शन कहते हैं। अब जो हमारी धारा 2A है, वो उसमें हमारा जमानतीय अपराध यानी कि बेलेबल ऑफेंस को बताया गया है, परिभाषित करा गया है। देखिए, सारी ही धाराएं धारा 2 हैं, लेकिन धारा 2 के अंदर उपधाराएं हैं। उपधाराओं का नाम है ABC, इस तरह से। तो ये धारा 2 ही हमने यहां पे डिस्कस करी है। अब देखिए, आइए पहले शुरू करते हैं। देखिए, तो धारा 2A, तो इंग्लिश में जो A होगा वही हिंदी में कै हो जाएगा। तो जिन लोगों को जैसे सहूलियत लगे, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, आपको लगता है आपको क्या खा में ज्यादा इजी लगता है तो आप उन पर जाइए। अगर आपको ABCD में ज्यादा इजी लगता है तो आप उन पर जाइए। लेकिन दोस्त, बस एक ही चीज को पकड़ना, ये कोशिश ना करना कि हम हिंदी को भी देखें और इंग्लिश को भी देखें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक तो टाइम ज्यादा लगेगा और उसमें दिक्कत ये होगी कि आपके दिमाग में ना थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा होगी। तो जैसे मैं अपने आपको बताऊं तो मैं क्या करता हूं, मैं इंग्लिश पे ज्यादा जाता हूं, क्योंकि क्या है गया मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं ABCD पे जाता हूं, वो मुझे थोड़ा इजी लगता है। अब आपको जैसा इजी लगता है, अगर आपको ABCD इजी लगता है तो आप उस तरह से जाएं, अगर आपको क्या खा गया आसान लगता है तो आप उस तरह से जाएं। तो जो हमारी पहली धारा है, धारा 2A, उसमें बताया गया है, उसमें परिभाषित सारी धाराएं क्या करी गई है, परिभाषित है। क्या करती है, परिभाषित करती है। तो धारा 2A परिभाषित करती है बेलेबल ऑफेंस को या फिर जमानतीय
अपराध को, यानी किन किन केसों के अंदर जमानत मिल सकती है और उसका प्रोसीजर क्या होगा वो हमें बताया गया है धारा 2A या धारा 2K के अंदर। अब देखिए दूसरी धारा है धारा 2C या धारा 2G। इसमें संज्ञेय अपराध बताया गया है। संज्ञेय अपराध यानी कोग्निजेबल, है ना। कोग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें जमानत जल्दी से नहीं मिलती है या फिर नहीं मिलती है, ठीक है। तो जो संज्ञेय अपराध है कोग्निजेबल हमारे ऑफेंस हैं उन्हें बताया गया है सेक्शन 2C या धारा 2G के अंदर। अब देखिए जो धारा 2G या 2D है उसमें परिवाद या फिर कंप्लेंट के बारे में बताया गया है। ये वही कंप्लेंट है जिसको अक्सर आप FIR के नाम से सुनते हैं, उसी तरह की होती है, लेकिन यहां पर हमने सिंपल सी बात करी है, क्या, सिर्फ कंप्लेंट। कंप्लेंट को परिभाषित किसमें करा गया है, धारा 2D या धारा 2G के अंदर। धारा 2(6) या धारा 2G इसके अंदर हमारी इंक्वायरी को परिभाषित करा गया है। इंक्वायरी यानी जांच। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए CRPC 1973 की किस धारा के अंदर इंक्वायरी या जांच को परिभाषित करा गया है, तो आपका आंसर होगा धारा 2G। अब बात करेंगे धारा 2H या धारा 2J की। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन को परिभाषित करा गया है। इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण। अब देखिए कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में अंतर क्या है। तो देखिए दोस्त बहुत बड़ा अंतर है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम छानबीन करते हैं, है ना, बहुत बारीकी में जाके, और इंक्वायरी के अंदर हम पूछताछ करते हैं। तो यहां पर जांच होती है, यहां पर पूछताछ होती है, और यहां पर बारीकी अंदर जाके क्या होती है, छानबीन होती है। तो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में यह अंतर होता है। अब देखिए धारा 2 है या 2I, इसके अंदर असंज्ञेय अपराध या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को बताया गया है। अब देखिए याद रखिएगा, कभी कभी होता क्या है, एग्जाम में टीचर पूछ लेता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस ये है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो ऐसे अपराध होते हैं जिनके लिए आपको जमानत नहीं मिल सकती, या फिर मिलेगी तो बहुत ही रेयर केस होते हैं। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं ये वो ऑफेंस होते हैं जिनमें आपको साधारणतः जमानत किसी अपराध के लिए दे दी जाती है। तो जो आपका असंज्ञेय अपराध या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है इनको बताया गया है धारा 2E के अंदर, और जो संज्ञेय अपराध है इनको बताया गया है धारा 2C के अंदर। अब देखिए धारा 2 या सेक्शन 2N हमारा अपराध को परिभाषित करता है, ऑफेंस को परिभाषित करता है। धारा 2O या 2 हमारे थाने का भाषा तक अधिकारी को परिभाषित करता है। अब देखिए हिंदी में ये बड़ा भारी भरकम सा हो जाता है, इंग्लिश में बहुत कॉमन लैंग्वेज में यूज होता है। आपने सभी ने सुना होगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को CRPC की किस धारा में परिभाषित करा गया है, धारा 2O। अब देखिए धारा 2D या धारा 2R में पुलिस रिपोर्ट को परिभाषित करा गया है। पुलिस रिपोर्ट इंग्लिश में भी पुलिस रिपोर्ट ही होती है। अब देखिए ये है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट को परिभाषित करा गया है सेक्शन 2R या धारा 2D के अंदर। लेकिन जो हमारी कंप्लेंट है, कंप्लेंट यानी परिवाद, इसको परिभाषित करा गया है सेक्शन 2D या धारा 2G के अंदर। तो याद रखिएगा, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होइएगा कि देखिए जो 2R है वो पुलिस रिपोर्ट को बताती है और जो 2D है वो परिवाद यानी कंप्लेंट को बताती है। धारा 2D या सेक्शन 2S हमें बताता है पुलिस थाने के बारे में, पुलिस स्टेशन के बारे में, यानी पुलिस स्टेशन को परिभाषित कौन करता है, धारा 2D या सेक्शन 2S। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सेक्शन 2S में क्या बताया गया है या पुलिस थाना किस सेक्शन के अंदर आता है, तो वो आता है सेक्शन 2S के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे धारा 2P या सेक्शन 2U की। तो देखिए इसमें परिभाषित करा गया है लोक अभियोजक को या पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। तो देखिए लोक अभियोजक या पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक तरह से एक एडवोकेट होता है, लेकिन ये वो एडवोकेट होता है जो पब्लिक का होता है, यानी कि गवर्नमेंट हम इसको बोल सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है, ये उन लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है जो लोग किसी वजह से अपना वकील हायर नहीं कर सकते हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक को CRPC की धारा 2U या 2P में परिभाषित किया गया है। अब देखिए विक्टिम या पीड़ित को CRPC की धारा WA या BK में परिभाषित करा गया है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि बताइए CRPC की किस धारा के अंतर्गत पीड़ित यानी विक्टिम को परिभाषित किया गया है। तो आपका आंसर होगा सेक्शन WA में पीड़ित को परिभाषित किया गया है। धारा
2B या सेक्शन 2W बताता है समन मामलों के बारे में, यानी समन केसेस के बारे में। और जो हमारी धारा 2B या सेक्शन 2X है वो हमें बताता है वारंट मामले के बारे में। देखिए, समन मामले और वारंट मामले में ये अंतर है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लिखित आज्ञा चाहिए होती है किसी को गिरफ्तार करने के लिए या किसी के घर की तलाशी लेने के लिए, या मतलब एक आज्ञा पत्र चाहिए होता है। उस आज्ञा पत्र के बिना कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो ऐसे केसेस हमारे वारंट केसेस होते हैं। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम बिना वारंट के काम कर सकते हैं, वो सारे केसेस किसमें आते हैं? समन केसेस के अंदर। तो याद रखिएगा, धारा 2B या सेक्शन 2X हमें बताता है वारंट मामलों के बारे में, वारंट केसेस के बारे में। और जो हमारा सेक्शन 2W है वो हमें बताता है समन मामलों के बारे में। अब देखिए दोस्तों, मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जो मेरी आप जाएंगे आईपीसी की जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, उस लिस्ट में सबसे पहली वीडियो है वो। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में क्लियर करा है कि भाई सीआरपीसी क्या होता है, आईपीसी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है। अगर जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है वो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा है। अभी आप अगर अचानक से ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो बीच से है, हमने बिल्कुल जीरो से शुरू करा है। अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी विद्यार्थी को बिल्कुल भी कुछ मालूम नहीं है मूल विधि के बारे में, तो वो जाकर उस वीडियो को देख सकता है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे भी दे दूंगा, और अगर आप कहें तो मैं उस वीडियो को ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा उस पर लगा दूंगा, है ना। जो ऊपर आई बटन आ रहा है, आप उस आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। वहां हमने बहुत ही क्लैरिफाई करा है, बहुत ही अच्छे से समझाया है कि भाई सीआरपीसी क्या है, आईपीसी क्या है, और इनकी जो जैसे ये कब लागू हुए, कब राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, इन सब बातों को हमने वहां पे अलग से समझाया है। आप अगर चाहें, अगर आपको जानना है तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये जो हमारा आज का था, आज हमने सीखा दंड प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी 1973। सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर जो होता है ना, 1973 की वो मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषित करने वाली धाराएं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल ड्राम बॉक्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। देखिए, अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आप उन लोगों की मदद कर पाएंगे जो लोग किसी वजह से महंगे महंगे कोचिंग्स नहीं ले पाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपनी तैयारी दुरुस्त रखें दोस्त, पढ़ते रहें, लगे रहें। कोरोना का टाइम चल रहा है, माना एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन जरूर होगा, लेकिन अपनी तैयारी पूरे शिद्दत से करते रहें, क्योंकि जब भी एग्जाम होगा आपको इस बार एग्जाम क्लियर करना है। यही सोचकर आपको तैयारी करनी है। इसी के साथ जय हिंद।